नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कोम जंक्शन। आज हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 8 में और आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान। ख़ास इसलिए क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे प्रेस्टिजियस माने जाने वाली परीक्षा यानी IAS की परीक्षा पास की है और हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस गिरीशा चौधरी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। हम सभी के लिए, करनाल वासियों के लिए और हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आपने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। थैंक यू। मास्कोम जंक्शन पर आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आपको ये परीक्षा आपने पास की? बहुत से युवाओं का सपना होता है इस परीक्षा को पास करना, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मैं बहुत ही सबसे पहले तो मैं कहूँगी मैं बहुत रिलीव्ड फील कर रही हूँ। इतने टाइम की मेहनत थी, आज सफल हो गई है और उसके बाद मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान को और अपने जितने सपोर्टर्स थे, बेनिफिशियरीज थे, वेल विशर्स थे, उनके लिए ग्रेटफुल। और इन जनरल आई एम हैप्पी दैट एक वो अच्छी एंडिंग हो गई एक मैराथन रेस की। जो ड्रीम आपने देखा था वो आज सच हुआ है। हाँ जी मैम, किसी भी इंसान की सफलता में उसकी फैमिली सपोर्ट जो होती है वो काफ़ी अहम स्थान रखती है। तो आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगी, कौन कौन उसमें है और कितना सपोर्ट वहाँ से मिला? बिकॉज बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, खासकर इतना बड़ा एग्जाम आप देने जा रहे हैं। सर मेरी मदर PNB में है, स्पेशल असिस्टेंट की पोजीशन पे। मेरे फादर सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं PNB में ही और मेरा भाई है वो सिस्को में जॉब करता है बैंगलोर में। तो इन जनरल फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत रही है घर से और जो हमेशा से बचपन से फ्रीडम देना और उस तरह से एनकरेज करने वाला एटीट्यूड वो बहुत मिला है। और प्लस मैं यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ फ्रेंड्स का भी नाम लेना चाहूँगी कि फ्रेंड्स का भी, इवन जो UPSC में थे उनके साथ पीयर ग्रुप वाली चीज़ और जो नॉन UPSC वाले फ्रेंड्स थे, सबका बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि कई बार आप इतने ऊब जाते हो प्रेपरेशन से तो आप उधर प्रेफर करते हो जाना। तो इन जनरल पूरे बहुत सारे लोग थे जिनका, यानी फैमिली के साथ साथ आपका जो पीयर ग्रुप है या फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिली। बिल्कुल सर। फैमिली के साथ साथ जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, मेरा जहाँ तक एज ए टीचर जो मैं फील करता हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है दैट इज़ द बेस। यस सर। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही और आपको कितना सपोर्ट मिला वहाँ से? कहाँ से आपने प्राइमरी एजुकेशन? सर मेरी करनाल से ही हुई है पूरी स्कूलिंग। मैंने LKG से लेकर 12th तक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। और स्कूल से मेरे को लगता है कि बहुत एक वो जो इनिशियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो स्कूल में ही होता है। तो मेरे स्कूल में बहुत जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट तरह के लोगों से सोशलाइज, बेसिकली वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है और वो शायद मेरे को इंटरव्यू में भी हेल्प की है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें स्कूल की हेल्प रही है। देन मैंने कॉलेज जब किया, कॉलेज में मेरे को एक ये रियलाइज़ हुआ कि ये किया जा सकता है सिविल सर्विसेज। तो तब मेरा रुझान बढ़ा था इसकी तरफ। तो कॉलेज आपने कहाँ से किया? सर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। BTech? हाँ जी। BTech कंप्यूटर साइंस? जी सर। तो स्कूल में जो आप पार्टिसिपेट करते थे, किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे आप? सर हर चीज़ में, जैसे एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें कभी डांस में, ड्रामा में, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, इस सब में पार्टिसिपेट करना। और ये मेरा कॉलेज में जाकर और बढ़ गया था। तो स्कूल से एक इनिशियल पुश मिला बट फिर वो और बढ़ती गई। जैसे कॉलेज में मैं गई, फिर जॉब में मैं गई। तो और वो चीज़ें काम आई आपके फर्दर जब इंटरव्यू हुए या जो स्टेज आप जिनसे गुजरे बाद में? यस सर, आई थिंक जो प्रेपरेशन तो हम ये 3-4 साल जो भी करते हैं, बट वो जो पर्सनालिटी होती है कि आप ऑफिसर टाइप पर्सनालिटी, वो बचपन जो ग्रूमिंग होती है। जी सर। यस। तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल किसे मानते हैं आप लाइफ में, जहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? सर वैसे एज सच मेरा कोई स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आप किसी भी इंस्पिरेशनल इंसान के बारे में पढ़ो तो आप हर किसी से मुझे लगता है कुछ ना कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं अपने घर में ही देख लूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं अपने आसपास जाऊँ, मेरे को लगता है हर इंसान में कुछ ना कुछ वो क्वालिटी है जो कि एक रोल मॉडल बनने में उसको वो हो सकती है। तो वही, जैसे आपने बताया पापा बैंक मैनेजर हैं तो वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, वहाँ मदर होती है, मदर तो सारे को मैनेज करती है चीज़ें, तो घर को भी बाहर को भी हर चीज़। अच्छा, पहली बार आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम कब आया कि मुझे IAS बनना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए? फर्स्ट टाइम सर फर्स्ट टाइम आई वुड से कॉलेज में आया था। कॉलेज में मुझे मैं रोटरैक्ट क्लब होता है एक, सोशल सर्विस बेसिकली वो करता है।
उसमें पार्ट लेती थी। मैं ड्रामा क्लब में थी, तो वहाँ पे हम ये करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो उसमें भी हम सोशल इश्यूज बहुत उठाते थे। तो मेरा रुझान तो हमेशा से सोसाइटी की तरफ ही था, कुछ करने का, पब्लिक सर्विस की तरफ। बट कॉलेज में मुझे पता चला कि एक करियर भी बना सकते हो आप इससे, कि आप इसी के लिए मतलब आपका पूरा ऑक्यूपेशन ही यही है। तो तब फिर मुझे लगा, और फिर मेरे को सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर तब से मेरा बना था। बट देन फिर मेरी, इफ़ यू अलाउ, मतलब आई कैन इलेबोरेट माई जर्नी अ लिटिल। फिर मेरी जॉब लग गई थी। EY एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है मेरे कॉलेज के हिसाब से। तो सब लोगों ने बहुत पुश किया। बिग 4 में आती है, आई थिंक। जी, बिग 4 में। तो सबने बहुत पुश किया कि आप ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। बट वहाँ पे एक दिन जो मेरा एकदम टिपिंग पॉइंट था, वो था कि रास्ते में मैं जा रही थी, तो एक बार मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था और एक बंदे की लाश दिखी मुझे। बहुत यंग इंसान था और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे डेड बॉडी देखी थी। तो एकदम मुझे हिट किया कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। कल आज है, कल हम नहीं होंगे, तो क्यों ना जो चीज़ है, मतलब एट द बैक ऑफ माई माइंड हमेशा से थी, तो क्यों ना उसके लिए एक बार दे दिया जाए कि मरते टाइम वो रिग्रेट नहीं हो। दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट चेंज योर माइंडसेट। बिल्कुल। उस दिन मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब क्विट कर दूंगी और फिर मैं फुल टाइम। तो जब जॉब क्विट किया, उसके बाद जो आपने किया, किससे मिले आप, कहाँ से गाइडेंस ली आपने, कहाँ से किताबें खरीदी, कैसे शुरुआती इनिशियल स्टेज पे कैसे किया आपने? इनिशियली तो मैं एक बबल में थी कि मैं घर पे मैं आ गई थी जॉब क्विट करके, और मैंने सिलेबस देखा, मैंने बेसिक बुक्स देखी। एक तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह का मटेरियल होता है, तो रैंडम मैंने टॉपर्स का देखा, उन्होंने बोला ये बुक मैंने पढ़ ली, इससे हो गया, तो मैंने वही सब पढ़ा। बट फिर मेरे इनिशियल 2 to 3 अटैम्प्ट्स ऐसे ही चले गए, मेरा फर्स्ट लेवल ही क्लियर नहीं हुआ। तब फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, वहाँ पे मुझे एक पीयर ग्रुप मिला, मैंने गाइडेंस लिया। शून्य IAS है, वहाँ से CSAT करके का कोर्स होता है, मैंने वो किया। और उसमें मतलब मेरा बहुत बड़ा रोल रहा कि प्रीलिम्स फिर मेरा क्लियर हो पाया। मेंस में मुझे लगता है मेरे अंदर वो स्किल और एप्टीट्यूड पहले से था, तो वो राइटिंग स्किल्स, इसमें भी जैसे आप स्कूल की बात करें तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा, वो लैंग्वेज पे पकड़, राइटिंग स्किल्स, इस सब में। तो वो फिर जब मेरा प्री निकला तो मेंस मेरा फिर निकल गया। दो बार मैंने मेंस दिया, दोनों बार निकला है। तो बस ऐसा था। मतलब जो स्कूल के बच्चे और जो कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी काम की बात है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बड़ा रोल इनका लाइफ में होता है। तो मैम, आपने कहीं से कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी, और कितना टाइम आपने दिया? ये क्वेश्चन रहता है दिमाग में जब भी किसी का इंटरव्यू हम करते हैं, खासकर जो परीक्षा करियर करते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि कितना टाइम आपने उसको दिया स्टडी को। सर एक्चुअली ये कोई भी, मुझे लगता है कि जो इंसान बोलता है कि मैं एक दिन में इतना पढ़ लेता हूँ, वो कुछ ऐसा कंसिस्टेंट नहीं होता। कि आप बोल रहे हो 12 घंटे, आप रोज़ 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो मेरा भी ऐसे कुछ फिक्स नहीं था। ऐसे भी दिन गए हैं जब मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, या किसी दिन 2 से 3 घंटे ही हुई, तो किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ाई हो गई। तो वो मेरे हिसाब से है कि आप अपने हिसाब से देखो, थोड़ा ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है। और जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैंने प्रीलिम्स के लिए, CSAT के लिए कुलदीप सर हैं शून्य IAS में, उनका गाइडेंस और मेंटोरशिप मेरी रही है। नॉट जस्ट CSAT में, GS में भी उन्होंने हेल्प की है। मेंस के लिए मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन किया था। और न्यूज़पेपर से मैं नोट्स बनाया करती थी। और इंटरव्यू के लिए यही है कि जो मॉक्स वगैरह कोचिंग्स लेती हैं, तो वो मॉक्स दिए थे, मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। बट अगेन मैं कहूँगी कि मॉक इंटरव्यूज़ इतना कुछ हेल्प करते नहीं हैं, वो कई बार आपको डीमोटिवेट ज़्यादा कर देते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेरे लिए ये वर्क करी है स्ट्रैटेजी, डिफरेंट लोगों के लिए किसी के लिए वर्क करे, इंडिविजुअल है, जनरलाइज नहीं कर सकते जी। बस मेरा ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, सपोज आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो इट्स ओके। अगर आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ कोचिंग लेनी है, तो इसमें इतना बड़ा कई बार ना टैबू बना देते हैं कि हमने टॉप कर लिया बिना कोचिंग के। मतलब मेरे को भी इनिशियल गाइडेंस ऐसे ही मिली थी, बट जिन लोगों ने गाइडेंस दी उनको भी खुद इतने अटेम्प्ट्स लग गए क्लियर करने में। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इनिशियल अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मैंने किया होता रादर देन हार्ड वर्क, तो उसमें वो बेटर कम अटेम्प्ट्स में हो जाता। बिकॉज गाइड जो कोचिंग होती है, आई थिंक वहाँ कुछ टेक्निक्स होती हैं
जिससे आप कम टाइम में चीज़ें बेटर कर सकते हो, ज़रूरी हो जाता है? सर एक्चुअली ये होता है कि प्रीलिम्स में आपका, सपोज प्रीलिम्स की बात करें तो 70% क्वेश्चंस आज के टाइम पे ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे। 30 to 35%। मेरा इनिशियल ये रहता था कि मेरे को सारा कुछ ही आ जाए, कि वो एक ट्रिक्स जैसे होती हैं या रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू आप आंसर डिराइव करो, वो मेरे को पता ही नहीं था पहले। ना मेरा पीयर ग्रुप था, ना मेरे पास कोई गाइडेंस थी, तो मैं बस अपने में ही वो कर रही थी। तो वो जब मैं फिर दिल्ली गई, वहाँ पर मेरे को पीयर ग्रुप मिला, मैंने गाइडेंस लिया कुलदीप सर से, तब मेरे को समझ आया कि एक्चुअली ऐसे होता है, और फिर वो ट्रिक्स सीखी मैंने एलिमिनेशन वगैरह के थ्रू। यस सर। तो जैसे आप इतनी तैयारी करते हैं, लगातार बच्चा पढ़ता है, कोई 8 घंटे 10 घंटे, आपकी अलग प्लानिंग है, लेकिन स्ट्रेस आता है कई बार जब एग्जाम देते हो, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी टेक्निक आपने अपनाई? अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, तो ऐसी कोई हॉबी आपकी रही जिससे स्ट्रेस मैनेज किया आपने? सर वैसे हॉबी भी मैं कहूँगी कि चेंज होती रहती है, कुछ ऐसे ये स्टेबल हॉबी नहीं रहती है। लेटली मैंने सिंगिंग करनी शुरू की थी, तो सिंगिंग मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस बस्टर है। इवन इंटरव्यू के, मैंने HCS का इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू के बाहर मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होने लगी थी, तो तब मैंने थोड़ी हमिंग करी, तो वो एकदम से मेरा माइंड एकदम काम डाउन हो जाता है। हाँ, बट अगर लोगों की बात करें तो उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिंगिंग के अलावा डांसिंग, राइटिंग, वॉक पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा डाइवर्ट करो अपने आप को। ओके। हाँ। अच्छा, अगला जो सवाल मेरा मैडम एक ये है कि जब कोई IAS की परीक्षा पास करता है या बड़ा एग्जाम देता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो बहुत से वो सेक्रीफाइसेस करता है। सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ कई दिन फ़ोन नहीं करता अपने रिश्तेदारों को, कहीं घूमने जाना होता है, लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई फेस्टिवल पे हो सकता है आप घर ना आ पाए हो, तो आपको क्या लगता है वो जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो उस वक्त आप क्या सोच रहे होते हो? क्या आपने भी ऐसा किया है, उसको मिस किया कई बार तैयारी करते वक्त? शादी अटेंड नहीं कर पाते हैं? हाँ जी, अपनी बात करूँ तो मेरे को लगता है थोड़ा सा सैक्रिफाइस मेरे लिए वो इन जनरल सैक्रिफाइस नहीं था। मैं वैसे अवॉइड करती थी, क्योंकि क्या होता है कि इवन आपको अगर कोई नहीं भी बोले, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका खुद का सेल्फ डाउट होता है, और आप लोगों को देखते हो कि सब लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो वो कई बार आपके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और वहीं आपका जो पीयर ग्रुप है, वहाँ पर सब लोग ही आपके जैसे हैं, तो दिवाली पे भी साथ हैं, और इस तरह से शादी वगैरह जैसे मिस करते हैं, तो हम अपना छोटा सा हमारा एक वहाँ पर वर्ल्ड काइंड ऑफ था। तो और मोमेंटम भी आई थिंक ब्रेक होता कई बार कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, जाते हैं कहीं पे, हाँ जी, तो मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन होती है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अच्छा, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज में काफ़ी आ रहे हैं। 10 से 15 साल पहले की हम बात करें तो 3 बच्चे आते थे, अब 15, 20, 30 देखते हैं आप। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? सर हरियाणा का अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखूँ तो हरियाणा इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली। दिल्ली को जैसे एक हब माना जाता है यूपीएससी का, तो वो वाली चीज़ है। और इन जनरल जो सोसाइटी में रिकग्निशन है, जैसे अब मेरा ही हुआ, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो वो जब लोग पढ़ते हैं मे बी उससे उनको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है, तो मे बी दैट्स द रीज़न। जब आप देखते हो अपने ही पड़ोस में या अपने ही रीजन से लोगों का हो रहा है, तो आपको लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो इम्पैक्ट है। ओके, तो आप कैडर कौन सा लेना पसंद करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सर कैडर तो ऑलरेडी हमारे भरे जा चुके हैं, तो मैंने हरियाणा ही भरा है फर्स्ट प्रेफरेंस। और उसके बाद एक्चुअली जोन वाला सिस्टम है, तो ऐसे इस वाले नॉर्थ जोन में तो मैंने हरियाणा भर दिया, फिर डिफरेंट जोन से डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ऐसे करके सब स्टेट्स भरे हैं। जोन वाइज ऑप्शंस हैं, नॉर्थ जोन में आपने हरियाणा भरा है? हाँ जी, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप IAS में जाते हैं, IPS बनते हैं, तो आप क्या सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहेंगे? अब कुछ प्लान? सर मुझे लगता है कि ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं है एग्जैक्टली कि मुझे करना क्या है, बट जो भी वहाँ पे इश्यूज होंगे ना, जैसे सपोज मेरी किसी ऐसी जगह पे नक्सल एरिया में पोस्टिंग है, तो नक्सलिज्म का इशू है, कहीं बहुत ही बैकवर्ड रीजन है तो वहाँ पावर्टी का इशू है, या कहीं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर एजुकेशन वो बहुत कम है। हरियाणा में ही बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत कम है, तो मुझे लगता है वो रीजन स्पेसिफिक इशूज़ जो है मैं उन पर फोकस करना चाहूँगी। और इन जनरल जो मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन जो मेरी रही है, वो थोड़ी सी, जो मेरा मोटिव था आने का वो था कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि विमेन हो गई, एल्डरली हो गए, ऑर्फन्स हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, मतलब इन लोगों के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हमेशा से मेरे दिल में एक एम्पैथी रही है, तो मैं उनके लिए वर्क करना चाहूँगी। देन जो यूथ है, हिंदुस्तान का आबादी का बहुत बड़ा तबका जो यूथ का है, और क्योंकि बीइंग अ टीचर हम देखते हैं कॉलेज में कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मोबाइल फ़ोन पे बहुत समय दे रहा है,
मोबाइल फ़ोन ख़राब चीज़ नहीं है, उस पर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। इवन मैंने एक न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा तो वहाँ बताया कि मैंने सोशल मीडिया, यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज़ करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी करियर बिल्डिंग के लिए? सर मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। उसमें अच्छी चीज़ें, जी, दो-धारी तलवार है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। तो मेरे को लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी आपके काम की चीज़ें हैं आप उसको सिलेक्टिवली यूज़ करें और आप इंश्योर करें कि आप भटक नहीं रहे हैं जब भी आप सोशल मीडिया या आप यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और बाकी कई बार ये भी होता है कि लोग फ्री के चक्कर में ऐसे कोर्सेज वगैरह लेंगे तो वो उनकी क्वालिटी इतनी वैसी अच्छी नहीं होती है। तो एक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप देखें, उस तरह से लें। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, यानी स्मार्टली उसका इस्तेमाल करें तो वो काम की चीज़ है जी। देन मैम, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा की, क्योंकि आप बेटी हैं करनाल की, तो वो किस तरीके से खुद को एम्पावर करें? सर मेरे को लगता है ये क्वेश्चन गलत है कि बेटियां खुद को कैसे एम्पावर करें। मुझे लगता है कि बेटियों की सराउंडिंग्स, उनके लिए हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनको एम्पावरमेंट की बाहर से ज़रूरत है कि बाहर एग्जैक्टली जैसे मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे आसपास बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था तो मैं एक्सेल कर पाई। ऐसे ही मुझे लगता है कि सारी बेटियों के अंदर वो है, जैसे दंगल मूवी में हमने देखा था कि कैपेबल सारी लड़कियां हैं। आप अगर वैसा उनको अपॉर्चुनिटी दो, माहौल देना, बिल्कुल माहौल देना और अपॉर्चुनिटी के लिए उनको सपोर्ट करना, तो वो फिर डेफिनेटली एम्पावर होने से उनको कोई नहीं रोक सकता। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ फैमिली एंड सराउंडिंग सोसाइटी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको अपॉर्चुनिटीज दें। बाकी उसमें पोटेंशियल कोई कम नहीं है, हम देख चुके हैं बेटियां हर फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। इनफैक्ट सर मेरे HCS का जो बैच था उसमें 16 लोगों ने दिया था इंटरव्यू और 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोपोर्शन है बीइंग फ्रॉम हरियाणा। तो इसलिए बहुत गर्व की बात है ये। देन जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत कम रहता है, आप देखते हैं बार बार ट्राई करते हैं, तो उनको अपना मोटिवेशन कैसे बना के रखें, उनके लिए खास मैसेज? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जैसे गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नेगेटिव भी है तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें सक्सीड नहीं करे तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं। तो लाइफ से बड़ा मत कर लो इस एग्जाम को, लाइफ इज वे बिगर। कई बार हम इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, तो वो आई थिंक वर्थ इट नहीं है फिर आपका एग्जाम देना। मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं, मेंटल हेल्थ, मैं भी डिप्रेशन में गई हूँ। तो आज अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ खराब करके सक्सीड भी कर जाओ तो शायद इतना वर्थ इट नहीं होता वो। तो प्लीज टोन डाउन थिंग्स अ लिटिल, लाइफ इज वे बिगर देन एनी। आप कहना चाहते हैं कि बहुत से ऑप्शंस लाइफ में हमेशा रहते हैं जी, एक एग्जाम के लिए ट्राई करें, हम कोशिश करें, अपना बेस्ट दें, देन भगवान पे छोड़ दें जी। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करें। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तब तो कोई इशू है ही नहीं, नेगेटिव आया तो भी आप लाइफ की रेस में हारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगे। और कुछ मैसेज हमने आपसे ना पूछा और आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात हमारे दर्शकों के साथ, यूथ को खासकर या सोसाइटी को ओवरऑल, कुछ भी मैसेज आप देना चाहें? सर एक मैसेज थोड़ा अनपॉपुलर है शायद, मैं यही बोलना चाहूँगी कि IAS IPS जैसी जॉब्स को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। हमारी सोसाइटी क्या करती है कि IAS को भगवान मान लेती है, आपका एग्जाम निकल जाता है, जैसे कि मैंने ही देखा बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो मेरे हिसाब से इतना अब मैं जैसे सर्विसेज में गई हूँ तो अब जाके मैंने देखा है कि ऐसा कुछ वो नहीं होता कि एक वो जो मिथ बनाई जाती है कि IAS इज द बेस्ट जॉब। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपका अगर मन है डेफिनेटली आप करिए, 2 से 3 साल दीजिए। बट अगर आपका नहीं हो रहा तो ठीक है, इट्स ओके, आप 3 साल बाद जॉब करिए, जॉब के साथ साथ आप अटेम्प्ट्स दीजिए, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि क्योंकि एग्जाम जब हो जाता है तब तो
आप भगवान बन जाते हो, वन हो जाते हो, नहीं हुआ तो आप एकदम जीरो हो। बीच का कोई वो ही नहीं है कि मेरा निकल गया तो अब सब मेरे को जान रहे हैं, मेरा नहीं निकला होता, या मेरे जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कि घरों में ही पढ़े होंगे, ऐसे पढ़ रहे होंगे। तो वो इतना वो मत आने दो कि आप एकदम 6 साल आपने इशू ना बनाएं उसको। जी 6 साल आपने लगा दिए और फिर एंड में कुछ वो नहीं निकला। तो वही मैं देना चाहूंगी कि लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और दूसरी चीज़ कि IAS इज़ नॉट द बेस्ट जॉब। मैं अब जैसे सर्विसेज में गई हूँ, मैं नायब तहसीलदार हूँ रेवाड़ी में, तो IAS IPS जैसे मैंने देखा हर जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमारा मीडिया क्या दिखाता है, लबासना तक का दिखाता है कि लबासना में बहुत अच्छा है, सब आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, बढ़िया आपको पैम्परिंग मिल रही है, बट एक्चुअल लाइफ जॉब तो उसके बाद शुरू हो रही है ना। तो वो वाली चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एवरी जॉब इज गुड एंड बैड इन इट्स ओन वे। सो ये मैं दो डिस्क्लेमर मुझे देने थे कि IAS इज नॉट द बेस्ट जॉब और लक इस का बहुत बड़ा रोल रहता है। इट्स नॉट, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट देन लक कम्स इनटू प्ले। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मुझे वो बात जो आखिरी में आपने बताई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो सक्सेस रेट बहुत कम है। आई थिंक 1% भी नहीं IAS नहीं, 0.1% से भी कम है। यस। तो सोसाइटी को उन लोगों को अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, जो क्लियर नहीं होता उसको भी वो रिस्पेक्ट मिले, जो क्लियर कर रहा है उसके साथ साथ, बिकॉज हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी इसमें मैटर करता है। तो एम्पैथाइज करना चाहिए हमें उनको, आई थिंक। जी सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जिनका क्लियर नहीं हुआ तो उनको हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तुम तो कुछ नहीं हो, और जिनका हो गया तो तुम एकदम भगवान हो। इवन हमें आपस में भी, सपोज किसी का रैंक हमसे पीछे है तो कई बार हम ये कर लेते हैं कि अरे इसका तो क्या ही, बट सर मैं आप मानेंगे नहीं, 262 रैंक, मेरी 263 रैंक है, 262 रैंक से लेके मेरे फ्रेंड है उसकी 301 रैंक आई है, उसके सिर्फ 3 मार्क्स कम है मुझसे। तो विद इन 3 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स आ गए हैं। इतना कम मार्जिन है। तो अब 3 नंबर तो क्या है, कहीं इंटरव्यू में मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो ये एक वो है, आप इसको ड्रॉबैक कह लो या रियलिटी कह लो, कुछ कह लो, बट इसके बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए, ना रैंक के बेसिस पे, ना कि सक्सेस आपको मिला या नहीं मिला। बी हम्बल एंड बी रिस्पेक्टफुल। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मास्कोम जंक्शन को इतना समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं खासकर, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन आपका जो इंटरव्यू था, आपके जो आंसर्स थे, वो मुझे लगा कि वो एक डाउन टू अर्थ जो पर्सनैलिटी होती है वैसे आंसर थे। और बच्चों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, बिकॉज आप प्रशासनिक सेवा में गए हैं, खासकर IAS से उम्मीद की जाती है, क्योंकि एक हुआ बन जाता है, जैसे आपने बताया कि डर लगता है उससे मिलेंगे, और कुछ लोगों का सपना ये होता है कि हमें IAS बनना है, उसके बाद जो असली जो उनकी परीक्षा शुरू होती है जब प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, तो लोगों के दिमाग से वो डर निकलना चाहिए ताकि डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर पाए कि क्या प्रॉब्लम उनको है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे सर एक चीज और, जैसे IAS जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो वो अपने आप को कई बार राजा समझ लेते हैं, जो गलत है। आप सर्वेंट हो, आप पब्लिक की सर्विस के लिए वहां पर हो, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यस, आपकी सोच को सलाम। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। और बच्चों, निश्चित रूप से आपको गिरीशा मैम से कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक्स अगेन मैम। थैंक यू सर।